बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू डॉक्टर शालू क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बेटा तो बेटा आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे बेटा कि किस तरीके से हम सांस अंदर लेते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, और जब हम एयर को अंदर ले लेते हैं बेटा तो क्या क्या प्रोसेस है, एयर अंदर जाने के बाद कहाँ जाती है, उसका रास्ता क्या है, उसको काम क्या करना होता है, तो वो सब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इससे पहले बेटा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा, क्योंकि व्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे हैं और हमें सख्त और सख्त ज़रूरत है बेटा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये चीज़ शेयर हो ताकि सही डायरेक्शन में बच्चे पढ़ सके। क्योंकि आपको पता है कि मैं अपने चैनल पर कुछ भी आलतू फालतू नहीं कराती हूँ, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी कराती हूँ, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन कराती हूँ ताकि कोई भी लाइन आपकी मिस ना हो। और एनसीईआरटी के किसी भी कॉर्नर से क्वेश्चंस पूछे जाएं तो वो क्वेश्चंस आपको पता हो कि किस कोने से पूछे गए और आप उसका आंसर आराम से दे पाएं। ठीक है बेटा, तो अब हम शुरू करते हैं बेटा अपना चैप्टर नंबर 17 है, जो चैप्टर नंबर 17 दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, सबसे पहले बेटा हम आता है कि व्हाट इज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या है बेटा। ठीक है, ब्रीदिंग आखिर है क्या बेटा। सांस अंदर लेना, जिसे हमने क्या बोला, इनहेलेशन। सांस अंदर लेते हैं जो हम, उसे हमने बोला इनहेलेशन। और सांस को बाहर छोड़ना, और सांस को बाहर छोड़ना, जो हम सांस अंदर लेते हैं और जो हम बाहर छोड़ते हैं बेटा, सिर्फ इस प्रोसेस को कहते हैं ब्रीदिंग। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम बेटा, ब्रीदिंग। अब क्वेश्चन आता है बेटा ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के अंदर क्या डिफरेंस है बेटा। बेटा क्या होता है ना, जब हम सांस को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, इट इज़ अ सिंपल फिजिकल प्रोसेस। इसमें कोई भी केमिकल इन्वॉल्व नहीं है, इसके अंदर सिर्फ हमारी मसल्स यूज हो रही हैं। ठीक है, तो ये सिंपल फिजिकल प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस का हमने नाम दिया ब्रीदिंग। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या होता है बेटा, जब हम फूड लेते हैं, जब हम खाना खाते हैं, तो जब फूड हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो उस वक्त वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है, यानी कि फूड क्या होता है बेटा, ऑक्सीडाइज्ड। फूड क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड। और वो ऑक्सीडाइज्ड फूड होने से एनर्जी निकलती है। एनर्जी क्या है बेटा, एनर्जी किस में स्टोर होती है, आपको सबको पता है, एटीपी में स्टोर होती है। किस में स्टोर होती है एनर्जी, एटीपी में स्टोर होती है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है बेटा, इस प्रोसेस को हमने बोला रेस्पिरेशन। क्या बोला हमने इस प्रोसेस को, रेस्पिरेशन। ठीक है बेटा, तो इस प्रोसेस को हमने बोला रेस्पिरेशन। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे बेटा, तो रेस्पिरेशन क्या होता है बेटा। ब्रीदिंग तो सिर्फ और सिर्फ सिंपल फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है, लेकिन रेस्पिरेशन जो होता है बेटा वो एक केमिकल प्रोसेस है, क्योंकि उसमें डिफरेंट केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, उसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड द रेस्पिरेशन। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर हम इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं, इस चैप्टर का पर्पस क्या है। देखो बेटा, प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको बता दिया खाना खाते हो, ठीक है। अब खाना क्यों खाते हो, किस लिए खाते हो, ये सब आपको पता चल गया कि कैसे हमारी बॉडी के अंदर जाता है, कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे एनर्जी निकलती है। इसी तरह से बेटा खाना अंदर चला गया, एब्जॉर्ब हो गया, अब उसमें से एनर्जी भी तो निकालनी है ना, वही एनर्जी यूज होती है। वो एनर्जी कैसे निकलेगी, जो हम एयर अंदर लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा, ऑक्सीजन। जो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं वो खाने के साथ मिक्स होकर किस तरीके से एनर्जी बनाती है, कैसे एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक कैसे पहुंचती है, ये सब भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमारा जो है, ये हमारा जो चैप्टर है इस पर्पस को सॉल्व करता है। किसको सॉल्व करता है बेटा, इस पर्पस को सॉल्व करता है बेटा, कि किस तरीके से एनर्जी अंदर जाती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा। As you have read earlier, oxygen is utilized by the organisms to indirectly break down simple molecules like glucose, amino acids, fatty acids, up to drive energy to perform various activity। इसमें बेटा सेम चीज लिखी हुई है, जो ऑक्सीजन है वो क्या करती है बेटा, ग्लूकोज,
इनके साथ ये ग्लूकोज और इन सब का ये यूटिलाइज करते हैं ऑक्सीजन, और क्या करते हैं बेटा, एनर्जी रिलीज करते हैं। और ये एनर्जी हम वेरियस एक्टिविटीज में यूज करते हैं, जैसे खाना खाने में। जैसे अभी आप पढ़ रहे हो तो अभी भी आपकी एनर्जी यूज हो रही है, ऐसा तो है नहीं ना बेटा कि एनर्जी बिना एनर्जी यूज हुए आप लोग पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है ना। तो खाना, पहना, सोना, भागना, दौड़ना, सोचना, हर चीज में एनर्जी यूटिलाइज होती है। तो उस एनर्जी को, वो एनर्जी कैसे निकलती है कि जो हमारे सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं, और हम वो वेरियस एक्टिविटीज में यूज करते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, आपको पता है ये हार्मफुल है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CO2। आपको पता है, बड़ी बेसिक सी चीजें हैं। ये भी रिलीज होती है ड्यूरिंग द अबव कैटाबॉलिक रिएक्शन। वो कहते हैं कि जब ऑक्सीजन यूटिलाइज करता है, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है और एनर्जी रिलीज करता है, तो इसमें CO2 भी रिलीज होती है, और ये जो CO2 है ये हार्मफुल गैस है, तो इसको हमारी बॉडी से भगाना होता है। तो ये हमारी बॉडी से कैसे भागेगी ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और दूसरा इसने इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया बेटा, कैटाबॉलिक रिएक्शन, यानी ये जो हमारी रेस्पिरेशन की रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है, कैटाबॉलिक रिएक्शन। कौन सी, क्योंकि इसमें एनर्जी क्या हो रही है बेटा, रिलीज हो रही है, और ये कौन सी रिएक्शन है, कैटाबॉलिक रिएक्शन। It is therefore evident that oxygen has to be continuously provided to the cells and CO2 produced by the cells have to be released out। अब वो कहता है बेटा, ये जैसे कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर यहाँ पर चली गई, तो हमारी जो सेल्स हैं उनको काम करने के लिए ऑक्सीजन की लगातार ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑक्सीजन, अब लगातार जब सेल ऑक्सीजन को यूज करती है उसी वक्त CO2 को बाहर निकालती है, तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का अंदर जाना, यूटिलाइज होना, और CO2 का बाहर निकालना, ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस के लिए हमें, अब उसने क्या कहा कि ऑक्सीजन की हमें लगातार जरूरत पड़ेगी और CO2 जो है वो बाहर निकलेगी। ठीक है बेटा, तो इसको हमने कहा, तो जो प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद द CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स जो CO2 प्रोड्यूस करती है और एनवायरनमेंट से जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, इसका जो एक्सचेंज है, ऑक्सीजन का अंदर आना, CO2 का बाहर जाना, उसे हम ब्रीदिंग कहते हैं। ऑक्सीजन के अंदर आने को हम बोलते हैं इनहेलेशन, और CO2 के बाहर जाने को हम बोलते हैं एक्सहेलेशन। जो कि मैंने आपको बताया, ब्रीदिंग मतलब सिंपल एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन, और कॉमनली इसको कॉमन फॉर्म में रेस्पिरेशन भी कह देते हैं। वो क्या, अगर आप अपनी चेस्ट पे ऐसे हाथ रखोगे, व्हाट यू फील व्हेन यू आर टॉकिंग ऑल्सो, चेस्ट आर मूविंग अप एंड चेस्ट आर मूविंग डाउन। तो ये किस कारण से होती है, ब्रीदिंग के कारण से। तो ट्राई इट बेटा, जब भी आप अपनी चेस्ट पे हाथ रखोगे, इट इज continuously going up and down, this is also due to breathing। तो इस चैप्टर के अंदर हम डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे बेटा, और उसका ब्रीदिंग का क्या प्रोसेस है हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेटा रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में। अब क्या होता है बेटा, हम लोग हैं मैमल्स, हम लोग हैं हायर ऑर्गेनिज्म, आपको पता है हमारे पास एक प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम है रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, लेकिन जो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं बेटा, जैसे कि बेटा हम स्पंजिस की बात कर ले या हम फिश की बात कर ले, उनके पास एक प्रॉपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है। कुछ तो एक्वेटिक एनिमल्स गिल्स की मदद से रेस्पिरेशन करते हैं, यानी ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं। कुछ सिंपल स्किन का यूज करते हैं बेटा, ठीक है, इस स्किन की मदद से ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। कुछ के पास ट्रैकी होता है बेटा, जैसे इंसेक्ट की अगर हम बात करें, कॉकरोच की अगर हम बात करें, तो उनके पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं जिसे हम ट्रैकी कहते हैं। उसकी मदद से ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, तो अब CO2 को। तो इसका मतलब जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं उनके पास डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। सबके पास एक सिस्टम नहीं होता रेस्पिरेशन का। तो इसमें हम अभी पढ़ लेते हैं बेटा किसके पास क्या होता है। ठीक है,
तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। तो डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स में मैकेनिज्म भी अलग अलग होता है। बेटा हर एक लाइन से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन आ सकता है क्या सारे ग्रुप के अंदर जो मैकेनिज्म होता है वो सेम होता है? नो बेटा, सबके अंदर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग अलग अलग होता है। अब क्वेश्चन आता है जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है वो किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है ऑन देयर हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दो चीजों पर, एक तो वो कहाँ रहते हैं, जैसे पानी में रहने वालों का अलग होता है, टेरेस्ट्रियल जो जमीन पे रहते हैं उनका अलग रहता है, जो एम्फीबियंस होते हैं उनका अलग रहता है। तो ये डिपेंड करता है, जो मैकेनिज्म है किस पर डिपेंड करता है बेटा? हैबिटेट पर और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एनिमल किंगडम के अंदर आपने पढ़ा होगा +1 के फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी लिविंग वर्ड में भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया गया है बेटा, कि सेल से बने हुए हैं, सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है, तो ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है तो जाके +1 का फर्स्ट चैप्टर मैंने अपलोड किया हुआ है, उसको एक बार अच्छे से पढ़कर आओ, ठीक है। जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हैं, जैसे कि मैंने बताया स्पंजेस, सिलेंट्रेट्स एंड फ्लैटवर्म्स, 3 इन्होंने नाम लिए हैं बेटा, स्पंजेस, सिलेंट्रेट्स एंड फ्लैटवर्म्स। इसके अंदर जो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन है विद CO2 सिंपल डिफ्यूजन मेथड से होता है ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस, यानी इनके अंदर इनकी स्किन यूज होती है बेटा, बॉडी यूज होती है, बॉडी सरफेस यूज होता है। बॉडी सरफेस की मदद से सिंपल डिफ्यूजन मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, बॉडी के अंदर CO2 की मात्रा ज्यादा है, बाहर कम है तो CO2 अंदर से बाहर आ गई, बाहर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, अंदर कम है तो ऑक्सीजन बाहर से अंदर आ गई। तो ये सिंपल डिफ्यूजन मेथड से यूज करते हैं। जो अर्थवर्म है ये मोइस्ट क्यूटिकल, अपनी जो स्किन है उसके ऊपर जो कवरिंग होती है वो क्यूटिकल होती है अर्थवर्म की, वो उस क्यूटिकल को यूज करते हैं बेटा रेस्पिरेशन के लिए। आपको NCERT में जितने भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं तो उनके बारे में पता होना चाहिए। जो इंसेक्ट्स हैं बेटा उनके पास नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स है, जिसको उन्होंने बोला ट्रैकियल ट्यूब्स, ठीक है। इस तरीके की ट्यूब्स बनी हुई हैं बेटा छोटी छोटी, तो इसको उसने बोला ट्रैकियल ट्यूब। तो ये काम करते हैं ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी, यानी इसके अंदर इंसेक्ट्स के अंदर कौन है? ट्रैकियल ट्यूब्स है हमारी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स जिन्हें हमने गिल बोला, तो ऐसे एनिमल जैसे कि एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, ठीक है, या फिर मोलस्क्स, ऐसे एनिमल जो कि गिल्स की मदद से रेस्पिरेशन करते हैं। गिल्स क्या होते हैं बेटा? वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो उस तरह के रेस्पिरेशन को बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं बेटा? गिल्स की मदद से, जो अगर गिल्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन है तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। एंड आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क। जबकि अब ये तो वेस्कुलराइज्ड बैग, ठीक है, वेस्कुलराइज्ड बैग जिसके अंदर वेसल्स है, जिसके अंदर वेस्कुलराइज्ड बैग जो होते हैं, जिसे हमने बोला लंग्स। तो जो ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम लोग अगर लंग्स की मदद से सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, लंग्स जहाँ पर मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, तो उसे हमने बोला पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ये जनरली टेरेस्ट्रियल फॉर्म यूज करती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। तो जितनी भी टर्म्स NCERT में दी गई हैं वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। वर्टिब्रेट्स के अंदर फिशेस क्या यूज करती हैं? गिल्स। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स ये किसके करते हैं? लंग से। ये आपको पता होना चाहिए बेटा। एम्फीबियन जो फ्रॉग हैं वो स्किन से भी करते हैं, ठीक है, और जब वो पानी से बाहर आते हैं तो वो लंग्स की मदद से करते हैं, लेकिन जब वो पानी के अंदर होते हैं तो स्किन की मदद से करते हैं। अगर स्किन की मदद से हम रेस्पिरेशन करते हैं तो उसको हम कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो समझ में आ गया बेटा? गिल्स की मदद से अगर रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स है तो उसको ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं, लंग्स है तो उसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं, और अगर हम स्किन यूज कर रहे हैं तो उसको हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है बेटा। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं बेटा हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे अभी हम, ठीक है।
जस्ट मिनट बेटा। जस्ट मिनट बेटा। बेटा हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो शुरू होता है पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल से। कहाँ से शुरू होता है बेटा? पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल से शुरू होता है बेटा। ठीक है, तो वो हमारा शुरू होता है पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल से। पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स क्या होते हैं बेटा? देखो मैं पहले आपको समझाती हूँ, फिर इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी बेटा। तो पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स क्या होते हैं बेटा? पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स होते हैं बेटा कि अगर आपका जो सिस्टम है, अगर आपका जो आपकी नोज, ठीक है बेटा, नोज की जो ओपनिंग होती है बेटा, नोज की जो ओपनिंग होती है उसको हमने बोला, नोज की जो ओपनिंग है बेटा उसको हमने बोला नॉस्ट्रिल्स। ठीक है बेटा, तो नोज की जो ओपनिंग होती है उसको हमने बोला नॉस्ट्रिल। अब सबको पता है बेटा, एक मिनट बेटा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं उसको ठीक कर देती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, मैं पहले आपको डायग्राम समझाती हूँ, उसके बाद मैं आपको ये समझाऊंगी बेटा। ठीक है, सबसे पहले हम डायग्राम को देख लेते हैं बेटा। हमें इस डायग्राम को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, तभी हमें समझ में आएगी कोई चीज़। ठीक है, तो सबसे पहले हमें डायग्राम को अच्छे से समझना है। सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये नोज है। ठीक है बेटा, ये नोज है। नोज की ये जो ओपनिंग्स है, नोज की ये जो बेटा ओपनिंग्स है, इसे हमने बोला नॉस्ट्रिल्स। ये जो नोस्ट्रिल्स हैं बेटा, इन्हें हमने बोला एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। क्या बोला बेटा हमने इन्हें? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, क्योंकि ये बाहर की साइड है। अंदर की साइड भी नोस्ट्रिल्स होती है और बाहर की साइड भी नोस्ट्रिल होती है। तो जो बाहर की साइड नोस्ट्रिल है, यानी कि ओपनिंग जो है ये दो, इसको हमने बोला नोस्ट्रिल्स। अब इसका क्या फंक्शन है? इसका फंक्शन है एयर को अंदर लेना। ठीक है, अब ये जो आप देख रहे हो बेटा, ये यहाँ पर ये जो इसको कहते हैं, ये बीच में हार्ड सा पार्ट है, इसको हम कहते हैं सेप्टा। क्या कहते हैं? सेप्टा। और ये आपकी हो गई बेटा नेजल कैविटी। तो सबसे पहले तो जो एयर है वो कहाँ अंदर गई? नॉस्ट्रिल्स में। कहाँ अंदर गई? नॉस्ट्रिल्स में। नॉस्ट्रिल से एयर कहाँ जाएगी बेटा? नेजल कैविटी में। कहाँ जाएगी एयर? नेजल कैविटी में। नेजल कैविटी किसके? अब ये बीच में जो हार्ड पार्ट है वो क्या है? सेप्टा। सेप्टा यानी कि सेप्टा ने दो नेजल कैविटी हमारी बना रखी है, राइट और लेफ्ट नेजल कैविटी। ठीक है बेटा, अब ये जो नेजल कैविटी है बेटा, इसके अंदर, नेजल कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? हेयर। क्या प्रेजेंट होते हैं? हेयर। हेयर के साथ साथ और क्या प्रेजेंट होती है बेटा नेजल कैविटी में? ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? हेयर एंड ऑयल ग्लैंड। अब क्वेश्चन आता है कि इन हेयर और ऑयल ग्लैंड का फंक्शन क्या है? ठीक है बेटा, इस हेयर और ऑयल ग्लैंड का फंक्शन ये है कि ये जो हेयर है या फिर ये जो ऑयल ग्लैंड है बेटा, ये हेयर क्या करते हैं? जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उनको बाहर की साइड फेंकते हैं, उनको अंदर नहीं जाने देते, उनको लंग्स तक नहीं पहुंचने देते। तो हेयर का काम क्या है? फिल्ट्रेशन। तो नेजल कैविटी में क्या होता है बेटा? फिल्ट्रेशन होता है। क्या होता है नेजल कैविटी में? फिल्ट्रेशन। और ये जो डस्ट पार्टिकल है, ऑयल ग्लैंड क्या सेक्रीट करती है? ऑयल। क्या सेक्रीट करती हैं? ऑयल। तो ये जो डस्ट पार्टिकल है और ये जो ऑयल है वो आपस में मिक्स होते हैं और फिर हम जब नोज क्लीन करते हैं तो वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो नेजल कैविटी का फंक्शन समझ में आ गया। क्या होता है नेजल कैविटी के पास? हेयर। सबके नेजल कैविटी में हेयर होते हैं। ओके, ये मत कहना हमारी में नहीं है। ठीक है, शीशे के सामने खड़े हो जाओ, आपको दिखेंगे हेयर। इसके अलावा ऑयल ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है नेजल कैविटी के अंदर।
इसके अलावा इसका काम क्या है बेटा, नेजल जो भी चीज हम स्मेल करते हैं, अरे आज तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, आज तो हलवा बनाया, अरे आज तो मैगी की खुशबू आ रही है, ये कैसे? नेजल कैविटी के अंदर हमारे ग्लैंड होती हैं जिसकी वजह से हम स्मेल कर पाते हैं। तो जो ऑल्फेक्शन यानी स्मेल का काम है वो भी नेजल कैविटी की मदद से हम करते हैं। तो नेजल कैविटी क्या करती है, एक तो फिल्ट्रेशन करती है, जो भी हेयर और ऑयल ग्लैंड होती है नेजल कैविटी में, वो जो डस्ट पार्टिकल होते हैं एयर को उनको फिल्टर कर लेती है। ठीक है बेटा। और दूसरा फंक्शन मैंने क्या बताया नेजल कैविटी का, ऑल्फेक्शन। ऑल्फेक्शन मतलब कि वो स्मेल करने के काम आती है। ठीक है। अब क्या होता है बेटा, अब क्या होता है इसके अलावा नेजल कैविटी का क्या फंक्शन होता है बेटा, इसके अलावा देखो बेटा, हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है अंदर का, बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो, कुछ भी रहता है बाहर का टेम्परेचर, लेकिन हमारा अंदर का टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। बॉडी का टेम्परेचर कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहाँ होता है, ब्रेन। तो धन्यवाद देना चाहिए हमें हाइपोथैलेमस का, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है अंदर वो कंट्रोल में रहता है। लेकिन जो एयर है बेटा, एयर तो कहीं गर्म भी हो सकती है, ठंडी भी हो सकती है। तो जो एयर हम अंदर इनहेल कर रहे हैं बेटा, तो वो गर्म भी हो सकती है, ठंडी भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। तो उस एयर के टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं नेजल कैविटी। कौन कंट्रोल करती है, नेजल कैविटी। तो नेजल कैविटी का और क्या फंक्शन हो गया बेटा, इट कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द एयर विच इज एंटरिंग इनटू आवर नॉस्ट्रिल्स, इनटू आवर नेजल कैविटी। ठीक है। इसके अलावा वो थोड़ा सा ह्यूमिडिफाई भी कर देती है एयर को, वो कुछ वाटर पार्टिकल्स को ऐड कर देती है वाटर को, ताकि जो एयर है वो ड्राई ना रहे, थोड़ी सी मॉइस्ट एयर रहे। ठीक है। तो नेजल कैविटी का समझ में आ गया। पहले एयर कहाँ गई आपकी, नॉस्ट्रिल्स में, नॉस्ट्रिल से कहाँ गई आपकी, नेजल कैविटी में। अब जो नेजल कैविटी है बेटा, उससे जो एयर है ये नेजल कैविटी रही, है ना, और ये आपकी कौन सी कैविटी रही, फूड की कैविटी रही, और यहाँ हमारा रहा फेरिंग्स। ये क्या रहा हमारा, फेरिंग्स। क्या रहा हमारा, फेरिंग्स। ठीक है। तो फूड से फूड अंदर जा रहा है, ये फूड अंदर जा रहा है, यहां से हमारी O2 अंदर जा रही है। तो फेरिंग्स क्या है बेटा, कॉमन पैसेज है फूड एंड एयर के लिए। तो फेरिंग्स क्या है हमारा, कॉमन पैसेज है किस किस का बेटा, फूड एंड एयर के लिए कॉमन पैसेज है ये हमारा। तो अब क्या होता है बेटा, तो ये जो एयर होती है ये यहाँ पर एंटर कर रही है फेरिंग्स के अंदर। तो जब एयर जिस ओपनिंग से यहाँ एंटर करेगी, ये जो ओपनिंग है जहाँ से नेजल कैविटी की ओपनिंग जो कि फेरिंग्स में एंटर करती है, उसे हम कहते हैं इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। क्या कहते हैं बेटा, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। ठीक है बेटा, ये याद रखनी है। एक्सटर्नल बाहर की साइड, फिर नेजल कैविटी, फिर नेजल कैविटी के यहाँ पर जो ओपनिंग है जिससे वो फेरिंग्स में एंटर करती है, तो उसे हमने बोला इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। क्या बोला बच्चों, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। तो यहाँ से एयर ने एंटर कर दिया हमारे फेरिंग्स के अंदर। तो फेरिंग्स क्या है बेटा, कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए। अब जो फेरिंग्स है, ठीक है, वहां से अब वहां वो भी यहाँ से ये दो पाइप्स के अंदर, ये मान लो फेरिंग्स है आपका, ये जो फेरिंग्स है यहाँ पर हमारे दो ओपनिंग होती है, यहाँ पर हमारे दो ओपनिंग होती है। एक जो ओपनिंग होती है जिसे हमने बोला विंड पाइप, ये हमारा होता है विंड पाइप, और ये हमारा है फूड पाइप, ये हमारा क्या है, फूड पाइप। ठीक है। तो जो एयर है वो कहाँ जाएगी, विंड पाइप के अंदर, फूड है वो कहाँ जाएगा, फूड पाइप के अंदर। तो यहाँ पर फेरिंग्स जो है, फेरिंग्स से एयर हमारी जाएगी लैरिंग्स में। कहाँ जाएगी बेटा, लैरिंग्स में। ये जो आप देख रहे हो दिस इज लैरिंग्स। क्या है बेटा, ये लैरिंग्स, जिसे हमने बोला, जिसको हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। क्यों साउंड बॉक्स बोलते हैं लैरिंग्स को, क्योंकि बेटा इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वोकल कॉर्ड्स। क्या प्रेजेंट होते हैं लैरिंग्स में बेटा, वोकल कॉर्ड्स। ठीक है। अब बेटा एक चीज आती है कि जो लड़कों की आवाज है वो बड़ी ही कर्कश और फटी फटी सी और बहुत ही मतलब कर्कश आवाज होती है, और लड़कियों की जो आवाज है वो तीखी पैनी होती है बेटा। क्यों बेटा,
क्योंकि बेटा जो वोकल कॉर्ड्स लैरिंग्स में प्रेजेंट होते हैं वो लड़कों में थिक होते हैं। क्या होते हैं बेटा? थिक। लड़कों में आप ये देखते हो, यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर हमारी थायराइड कार्टिलेज होती है लैरिंग्स की, जिसको आप टच कर सकते हो। जब आप बोलते हो तो आप फील करोगे कि यहाँ पर आपको वाइब्रेशन लग रहा है। टच करके बोल के देखो बेटा, वाइब्रेशन लग रहा है। ये जो थायराइड कार्टिलेज है लड़कों में ये थोड़ी मोटी होती है, जिसे कहते हैं थोड़ी सी उठी हुई होती है। तो बॉयज के केस में, बॉयज जितने भी मेरे चैनल देख रहे हैं वो देखो जरा, टच करो, आपके केस में थोड़ी सी उठी हुई होती है क्योंकि वो थिक होती है, जिसकी वजह से वोकल कॉर्ड थिक हो जाते हैं बेटा। ठीक है, तो जब थिक वोकल कॉर्ड जब वाइब्रेट करते हैं तो जो आवाज होती है वो बहुत ही कर्कश सी निकलती है। और लड़कियों के केस में जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो बहुत ही थिन होते हैं, तो जो आवाज है वो बहुत ही थिन यानी हाई पिच्ड वॉइस निकलती है बेटा। ठीक है, अब बेटा ये जो प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर होता है बॉयज के केस में, इस स्ट्रक्चर को बेटा हम कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में एडम्स एप्पल। क्या कहते हैं बेटा? कॉमन लैंग्वेज में इसको एडम्स एप्पल कहते हैं। ठीक है, तो एयर ने हमारा सबसे पहले कहाँ एंटर किया था? हमारा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स में। कहाँ एंटर किया था बेटा? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स में। मैं एनएस लिख रही हूँ। वहां से कहाँ एंटर किया एयर ने? नेजल कैविटी में। कहाँ एंटर किया? नेजल कैविटी में। नेजल कैविटी से कहाँ एंटर किया बेटा? फेरिंग्स में। कहाँ एंटर किया? फेरिंग्स में। किसकी मदद से? इंटरनल नॉस्ट्रिल्स की मदद से। आई होप बेटा यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फेरिंग से कहाँ एंटर करेंगी? लैरिंग्स में। फेरिंग से कहाँ एंटर करेंगी? लैरिंग्स में। ठीक है, लैरिंग्स की जो ओपनिंग है, अब मैंने यहाँ पर आपको दिखाया कि यहाँ पर दो ओपनिंग है हमारे। ठीक है, ये तो हमारे फूड पाइप की ओपनिंग है, फूड पाइप की, जिसे हम बोलते हैं गलेट, GULLET। ये हमारे विंड पाइप की ओपनिंग है, ये हमारे विंड पाइप की ओपनिंग है, जिसे हमने बोला ग्लोटिस, जिसे हमने बोला ग्लोटिस। ठीक है, अब खाना जब अंदर जा रहा है, खाना जब अंदर जा रहा है, अब जब खाना अंदर जा रहा है तो खाने को तो नहीं पता ना कि हमें, मुझे विंड पाइप में नहीं जाना और मुझे यहीं जाना है। खाने को तो नहीं पता ना बेटा कि मुझे इस ओपनिंग के अंदर नहीं जाना है, बल्कि मुझे तो इस ओपनिंग में जाना है। तो खाना तो इधर भी जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर बेटा एक इस तरह से ढक्कन लगा हुआ होता है, जिसे हमने बोला ग्लोटिस, ईपीग्लोटिस, जिसे हमने बोला ईपीग्लोटिस। तो यहाँ हमारा क्या होता है बेटा? एक तरीके का ढक्कन लगा हुआ होता है। तो वो जो ढक्कन है बेटा, वो जो ढक्कन है उसका नाम है ईपीग्लोटिस। अब क्या होता है बेटा, जैसे ही खाना यहाँ एंटर करने की कोशिश करता है, ये जो ढक्कन है बेटा, ये जो इसके ऊपर ये जो ढक्कन लगा हुआ है, ये इस तरीके से बंद हो जाता है और खाने को अंदर नहीं जाने देता, और फूड को सिर्फ एक ही ओपनिंग दिखती है, फूड पाइप वाली, और फूड उसके अंदर एंटर कर जाता है। समझ आया बेटा यहाँ तक? ये जो आपको दिख रहा है ये वही ढक्कन है बेटा, जिसको बोलते हैं हम ईपीग्लोटिस। क्या बोलते हैं बेटा इसको? ईपीग्लोटिस। ठीक है, और ये जो नीचे है ये क्या है बेटा? आपका लैरिंग्स। क्या है बेटा? ये आपका लैरिंग्स। ठीक है, ये देखो बेटा, तो जो हमारी एयर है वो कहाँ गई? लैरिंग्स में गई। अब लैरिंग्स के बाद ये क्या है बेटा? ट्रैकिया। ये क्या है? ट्रैकिया। ठीक है, अब ये जो ट्रैकिया है इस पे आप देख रहे हो इस तरीके से ये कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज है। ये जो ट्रैकिया है बेटा, इनमें इस तरह से कार्टिलेज होती है, सी शेप्ड कार्टिलेज। जो ट्रैकिया है इसके चारों तरफ ये सी शेप्ड कार्टिलेज, ऐसे सी शेप्ड कार्टिलेज होती है। ठीक है, पूरी गोल नहीं होती है, ये इस तरह से होती है सी शेप्ड कार्टिलेज। अब ये कार्टिलेज क्यों होती है? क्वेश्चन आया है, जो ट्रैकिया है इस पर ये जो कार्टिलेजनस रिंग है ये आखिर होती क्यों है? ठीक है बेटा, तो ट्रैकिया पे बेटा ये कार्टिलेजनस रिंग इसलिए होती है ट्रैकिया के ऊपर, ताकि वो ट्रैकिया को कोलैप्स, अब देखो एयर अंदर जा रही है, बहुत सारी एयर अंदर जा रही है, तो ट्रैकिया फैलेगा। ठीक है, कम एयर है, ट्रैकिया ऐसे सिकुड़ेगा। तो जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है ट्रैकिया का, तो जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ट्रैकिया कोलैप्स ना कर जाए, चिपक ना जाए, तो इस वजह से ये कार्टिलेजनस रिंग होती हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये ओ शेप्ड क्यों नहीं होती, सी शेप्ड क्यों होती है?
क्योंकि बेटा हमें नहीं पता कितनी एयर अंदर जा रही है, हमें इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो ये सी शेप्ड इसलिए होती हैं ताकि उनको स्पेस दे सके कि जितनी भी एयर अंदर जा रही है ट्रैकिया इजीली एक्सपेंड कर सके। ठीक है बेटा, तो अब एयर हमारी अंदर गई ट्रैकिया के अंदर। अब ये जो ट्रैकिया है ये यहाँ से, ये हमारा है लंग्स, ये क्या है हमारा लंग्स। ठीक है, अब ट्रैकिया यहाँ से डिवाइड हो गया बेटा लेफ्ट और राइट ब्रोंकी में। ये हमारी राइट लंग है हमारा, ये हमारा लेफ्ट लंग है, ये हमारा ठीक है। अब ये जो ये होता है बेटा इसे कहते हैं हम ब्रोंकी। किस में डिवाइड हो गया, किस में डिवाइड हो गया, ट्रैकिया ब्रोंकीज में। ठीक है, अब ये जो ब्रोंकी है लेफ्ट और राइट ब्रोंकी, ये आपकी राइट वाला राइट ब्रोंकी, लेफ्ट वाली लेफ्ट ब्रोंकी। अब ये जो ब्रोंकी हैं इनका फर्दर होगा, देखो बेटा अब ये फर्दर डिवाइड हो रही हैं, ये इन्हें हमने कहा प्राइमरी ब्रोंकी। अब ये प्राइमरी ब्रोंकी फर्दर और डिवाइड हो रही है जिसे हमने कहा सेकेंडरी ब्रोंकी। इस तरीके से ये सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकी, फिर इनिशियल ब्रोंकियोल्स, फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स और लास्ट में ये बैलून लाइक जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो बेटा इनमें डिवाइड हो जाती हैं। तो इसे हम बैलून लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं एल्वियोली। क्या कहते हैं बेटा, एल्वियोली। तो एल्वियोली जो है वहां पर एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, तो एल्वियोली साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। ठीक है, अब आप ये देख रहे हो कार्टिलेजिनस रिंग भी अंदर तक जा रही है। समझ आया बेटा। तो जो ट्रैकिया है वो किस में डिवाइड हुआ, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकी में। किस में डिवाइड हुआ, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकी में। वहां से क्या बना बेटा, प्राइमरी ब्रोंकी। ठीक है, वहां से क्या बना हमारा, सेकेंडरी ब्रोंकी। वहां से क्या बना हमारा, इनिशियल, क्या बना हमारा, इनिशियल ब्रोंकियोल्स। टर्शरी, पहले सॉरी बेटा पहले आएगा हमारा, दोबारा से बताती हूँ, पहले प्राइमरी, देन सेकेंडरी ब्रोंकी, देन टर्शरी ब्रोंकी, देन इनिशियल ब्रोंकियोल्स। आपको बेटा मैं अभी पाथ समझा रही हूँ, अच्छे से समझ में आना चाहिए। देन रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, then respiratory bronchioles, then terminal bronchioles, then terminal bronchioles और लास्ट में हमारी आ जाती है एल्वियोली। क्या आ जाती है हमारी, एल्वियोली। इसको ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे प्राइमरी, देन सेकेंडरी, ये पतली होती जाती है, थिन होती जाती है, थिन होती जाती है और लास्ट में ये जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो इसे हमने बोला एल्वियोली। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा लंग्स की। दो लंग्स प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है, थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है, थोरेसिक कैविटी के अंदर। अब ये जो हमारा लंग्स है इसमें आप दो मेम्ब्रेन देख रहे हो, आउटर और इनर। ठीक है, इसको कहते हैं, इन डबल मेम्ब्रेन से ये कवर्ड होता है, तो इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बेटा, प्लूरल मेम्ब्रेन। एक अंदर की साइड है और एक बाहर की साइड है। ठीक है, तो ये जो मेम्ब्रेन है आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन, इनके बीच में येलो कलर का फ्लूइड देख रहे हो, इसको हम कहते हैं बेटा प्लूरल फ्लूइड। क्या कहते हैं हम इसको, प्लूरल फ्लूइड, जो बीच के अंदर होता है। अब इस प्लूरल फ्लूइड का क्या फंक्शन है, अब कोई भी चीज हमारी बॉडी में ऐसे ही तो दी नहीं गई है कि ऐसे ही फैंसी के लिए दे दी कि भैया जाओ सजावट कर लो। हर एक किसी का कोई ना कोई मतलब है और कोई ना कोई फंक्शन है। तो ये जो प्लूरल फ्लूइड है, एक तो लंग्स को कोलैप्स नहीं होने देता, क्योंकि ये जो दोनों लेयर हैं जब लंग्स एक्सपेंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ये जो आउटर और इनर लेयर है ये आपस में टकराती है। अगर ड्राई चीज होगी तो रगड़ खाएगा, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, तो इस वजह से ये लिक्विड फॉर्म में फ्लूइड डाल दिया गया है जिससे फ्रिक्शन कम हो। दूसरा, ये शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करता है, किसी भी तरह का शॉक लंग्स को नहीं लगने देता। तो प्लूरल फ्लूइड का भी हमारा एक पर्टिकुलर फंक्शन है। अब जो लंग्स है, लंग्स में आप देख रहे हो आउटर साइड पर क्या प्रेजेंट है, रिब्स, जो इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब आप लेफ्ट लंग्स देखो, राइट लंग तो है सीधा, ठीक है, अब जो लेफ्ट लंग है उसमें ये नॉच है। नॉच क्यों है, ताकि इसमें हार्ट इजीली एकोमोडेट हो सके। ठीक है, तो लेफ्ट लंग के अंदर जो ये नॉच है इसे हम कहते हैं बेटा कार्डियक नॉच। नाम से ही क्लियर है ना, कार्डिया वर्ड हार्ट के लिए यूज करते हैं, तो इसे हमने बोला कार्डियक नॉच।
ठीक है। लोअर साइड पर आप इसको देख रहे हो, बैक साइड पर तो वर्टिब्रल कॉलम है जो लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। लेटरल साइड पर हमारे लेटरल साइड पर क्या है, यानी साइड में क्या है, रिब्स हैं। और नीचे क्या है बेटा, डायाफ्राम, क्योंकि ये जो ऊपर जो कैविटी है इट इज थोरेसिक कैविटी। कौन सी कैविटी है बेटा, ये थोरेसिक कैविटी है। और नीचे जो कैविटी है डायाफ्राम के नीचे, ये एब्डोमिनल कैविटी है। कौन सी कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी। तो ये जो हमारा डायाफ्राम है ये थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से भी सेपरेट कर रहा है। ठीक है। अब हम बेटा, ये आपको सबको समझ में आ गया, एयर कैसे एंटर करती है, किस तरीके से एंटर करती है बेटा, अच्छे से समझ में आ गया ये वाली चीजें आपको। ठीक है। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से अब हम कल पढ़ेंगे बेटा कि एयर इसके अंदर, अब मैंने आपको इस तरीके से समझा दिया है, डायग्राम देख के अच्छे से समझा दिया है। कल हम स्टडी करेंगे बेटा कि किस तरीके से एयर अंदर जा रही है, ब्रीदिंग ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी पढ़ेंगे और साथ में इसका थ्योरेटिकल। आप ये मत सोचना अरे मैम ने तो वैसे ही बता दिया, लाइन टू लाइन तो पढ़ाया नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। कल हम इसकी लाइन टू लाइन भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब आपका काम है इस डायग्राम को कॉपी में बनाना, जहां तक पढ़ा है उसके नोट्स तैयार करना, डायग्राम को कॉपी में बनाना, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो मैम से पूछना। अब हम कल इसके बारे में पढ़ेंगे बेटा। तो थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय, टेक केयर, खूब मन लगा के पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, बाय, कल मिलते हैं।